जनाब मोहम्मद मुक़दाद अली साहब। दिल करे खलो जाओ कोई इधर है दाढ़ी सीट ते कब्जा कीता चढ़ के मुंडिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपनी बात का आगाज़ जो है वो जो इस वक्त हमारे खित्ते की सूरत हाल है उससे करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें मेरे भाई बड़े भाई गिलानी साहब ने कर दी, लेकिन सर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हमारा बेहतरीन दोस्त भी है। इज़राइल जो कुछ मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ कर चुका है, अब वो ईरान में करना चाह रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अगला हदफ पाकिस्तान होगा। मेरी ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है और ये डिमांड भी है कि सिर्फ लबकुशाई करने से या तकारीर करने से हम अपने ईरानी भाइयों को या फ़लस्तीनी भाइयों को सपोर्ट ना करें। हमें उनको जो कुछ भी हम कर सकें, जितने भी वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, उनमें जो भी पाकिस्तान की बिसात है उस मुताबिक हमें उनकी हर किस्म की मदद करनी चाहिए, वरना कल को पाकिस्तान ही अगला टारगेट होगा और उस वक्त हम ये खुदा न खास्ता और उस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि काश हमने उस वक्त ईरान का साथ दिया होता, फ़लस्तीन का साथ दिया होता, तो आज हमारे साथ ये ना होता। बजट पे बात करने को है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, हमने करनी है बात। सर, हमारे इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने यूट्यूबर्स पे 18% का टैक्स लगाया है, लेकिन पहले ज़रा इनसे ये तो पूछें कि क्या कोई ऐसा निज़ाम इन्होंने पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में दिया है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या दूसरे फोरम्स हों, क्या वो पैसा कोई ऐसा ऑफिशियल फोरम है जिसके थ्रू वो पैसा पाकिस्तान आ रहा है? सर नहीं है। सर पहली बात यह है कि फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज्ड ही नहीं है। जो लोग यहाँ पर इन फोरम्स पे काम करके पैसा बना रहे हैं, वो पैसा फॉरेन अकाउंट्स में आता है, यूएस में, यूके में, कनाडा में, वहाँ पर उनके वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर वो पैसा आता है। वो पाकिस्तान, उनकी भी मजबूरी है, वो पैसा पाकिस्तान में आपने उनको कोई ऐसा ऑफिशियल फोरम नहीं दिया कि वो यहाँ पैसा ला सकें। जब वो पैसा ही नहीं ला सकते तो आपने 18% का किस चीज़ का टैक्स कलेक्ट करना है उनसे? आपने उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी है अभी तक। सर एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है इस सेक्टर की, जो पैसा है वो एक ब्लैक मार्केट के थ्रू, नॉन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, हुंडी हवाले के थ्रू वो पैसा पाकिस्तान में आता है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो उसको ऑफिशियल वे में लेके आती हैं, लेकिन अगर हमारे जो आईटी की मिनिस्टर हैं वो इसके ऊपर कोई पॉलिसी दे सकें, कोई ऐसा
इदारा बना सकें या कोई ऐसी जिस तरह पेपैल है या जिस तरह और बाकी आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट कर सकें उन कंपनीज को कि वो पैसा पाकिस्तान आ सके, तो मेरे ख्याल में एक इस वक्त दुनिया के जो पहले 3-4 अमीर लोग हैं उनमें तकरीबन सारे ही आईटी से वाबस्ता हैं, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ज़र मुबादला जो है वो मिल सकता है। उसके बाद सर, चूंकि मेरा ताल्लुक एक एग्रीकल्चर इलाके से है, मैं खुद भी एक ज़मींदार का पोता हूँ, ज़मींदार का बेटा हूँ, एक ज़मींदार हूँ, तो सर हमें भी ये सब फेस करना पड़ता है जो हमारा गरीब किसान फेस कर रहा है। सर हमारे ये जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं इनको लगता है कि शायद जो ज़मींदार हैं वो कुछ बहुत बड़े जागीरदार हैं और उनके पास वो हैं लोग पाकिस्तान में, लेकिन सर मेजॉरिटी जो है इस वक्त उनके पास ज़मीनों की होल्डिंग बड़ी थोड़ी सी है। सर कोई 10 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, कोई 30 एकड़ का है, कोई 20 एकड़ का है, जो कि बमुश्किल 2-3 साल की फसलें लगा के अपना गुजारा करते थे। सर पिछले 2 सालों से वो जो फसल काश्त करते हैं उसमें उनको सर नुकसान है। गंदुम में आपने क्या कुछ किया वो सबके सामने है, बार बार वो बात रिपीट नहीं करनी, लेकिन ज़राअत का और ज़मींदार का आपने गला घोंट दिया है। अब मेरे ख्याल में इनकी ये नई तजवीज़ होगी कि हम अपनी ज़मीनों पे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना लें, प्राइवेट सोसाइटियाँ बना लें और ज़राअत को बंद कर दें, और मेरे ख्याल में ऐसा हो भी रहा है। ज़मींदार बेचारा अपनी ज़मीनें बेचने पे मजबूर है। सर इन्होंने लाइव स्टॉक सेक्टर की बड़ी ग्रोथ दिखाई है, होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पोल्ट्री का है। और सर 700 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तानी लोगों ने उस सेक्टर में पिछले चंद सालों में की है और वो बड़ा अच्छा सेक्टर जा रहा है। सर 15 लाख 1.5 मिलियन पीपल गेट एम्प्लॉयड बाय दैट सेक्टर, और सर अब इनका अगला निशाना जो है वो पोल्ट्री सेक्टर है, जो पिछले दिनों इन्होंने जब मुर्गी का रेट, सर व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई नो इज कि ये सेक्टर प्योरली एक सप्लाई और डिमांड पे चलता है, इसकी प्राइसेस का तयन सप्लाई और डिमांड से होता है। यहाँ भी आप जो जोर ज़बरदस्ती करके रेट कम करना चाह रहे हैं सर, वो आप फार्मर पे कर रहे हैं। जो भी फार्म कर रहा है उसको आप उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं। आप फीड मिलों वालों को फीड नहीं नीचे ले आते, आप चूजे का रेट नहीं नीचे ले आते, आप बिजली आपके मुल्क में महंगी है। सर अगर ये सारी चीज़ें हमने, तो एक पोल्ट्री का जो भी बिजनेसमैन होगा या फार्मर होगा उसने ये सब खरीद के उसको पालना है, तो सर मुर्गी का रेट तो महंगा होगा। अब करते ये क्या है, ये एक गरीब दुकान वाला मुर्गी आगे से खरीद के बेच रहा है या सप्लायर है वो सप्लाई दे रहा है, सर उसको उठा लिया जाता है। सर उसको उठा के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया जुर्माना किया जाता है, वरना ये धमकाया जाता है कि तुम पे पर्चा दे देंगे, तुम्हें बंद कर देंगे। तो सर ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये वाहिद सेक्टर है जिससे आपने ये लाइव स्टॉक की सारी ग्रोथ दिखाई है, और आपकी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा चंक, मोर देन 50% आपका इस वक्त पोल्ट्री की फीड्स में और उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये सेक्टर भी आपने बिठा दिया तो फिर सर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वाइंड अप करें सर प्लीज। आखिर में मैं अपने लीडर की बात करना चाहूँगा कि आज जो
खित्ते में सूरत हाल है और जो पीछे फ़लस्तीन के साथ इजराइल करता रहा है, सर एक ही लीडर था जिसने उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन के हमेशा अपने बरादर मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि उनके लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की। सर ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप इतने बड़े लीडर को 2 साल से वो कैद में हैं, उनकी अहलिया कैद में हैं, हमारे तमाम लीडरशिप कैद में हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपके साथ, हम लड़ तो नहीं सकते क्योंकि आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो मेरी आपसे ये इल्तजा है कि हमारे लीडर को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि वो उम्मत मुस्लिमा का दोबारा से अलम उठाकर उनकी आवाज़ बन सके जो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। The House is adjourned to meet again on